Hello friends, welcome to Manu Law classes. I am Gautam Dikshit, subject matter expert, GK and current affairs. In this video, we are going to see the important current affairs of one last week from 22nd to 28th May 2021. फ्रेंड्स लास्ट वीक में कुछ ऐसे टर्म्स आए हैं, कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज आई हैं जिनको कॉन्सेप्चुअली क्लियर करना बहुत जरूरी है. सो सम ऑफ द इश्यूज व्हिच वी आर गोइंग टू सी टुडे इज व्हाइट फंगस एंड येलो फंगस. ब्लैक फंगस के बारे में हमने पहले डिस्कस कर लिया है, जिसको हम म्यूकोरमाइकोसिस भी कहते हैं. एंड फॉर योर इंफॉर्मेशन, उसे अब एपिडेमिक डिक्लेयर कर दिया गया है. एपिडेमिक का मतलब कि दैट नाउ इफ एनी पर्सन इज गेटिंग इन्फेक्टेड, then they are turning to the hospital for the treatment, then that case should be reported to the central government and it has to be notified. Okay, तो notification it has been now notified. Similarly, white fungus and yellow fungus भी देखे गए हैं, कोरोना पेशेंट्स में हो रहे हैं. तो आज हम इनके डिफरेंस के बारे में समझेंगे. सेकंड, हम देखेंगे कि सीबीआई डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट की क्या प्रोसीजर है. अभी द न्यू सीबीआई डायरेक्टर हैज बीन अपॉइंटेड. सो व्हाट इज द प्रोसीजर? द सेकेंड इज दैट हम देखेंगे कि रिसेंटली इंडिया ने दो साइक्लोन्स देखे, तौकते एंड साइक्लोन यास इन बे ऑफ बंगाल. सो इन साइक्लोन्स की नेमिंग किस तरीके से होती है. देन वी विल सी द न्यू आईटी रूल्स व्हिच वर रिलीज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एंड व्हाई दिस रूल इज इन यूज, व्हाट आर सम ऑफ द रूल्स व्हिच आर गेटिंग इन कॉन्फ्लिक्ट विद द मेजर सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स. द लास्ट हम देखेंगे कि हाउ अदर कंट्रीज दे आर रेगुलेटिंग द सोशल मीडिया, एंड वी विल एंड दिस लेक्चर विद क्विज. दोस्तों, मनु लॉ क्लासेस ने 1 ईयर कोर्स और 2 ईयर कोर्स ऑलरेडी लॉन्च कर दिए हैं. आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस फोन नंबर पे हमें 9971444054 पे कॉल करें और इस कोर्स में एनरोल करें. स्टार्ट अर्ली सो दैट यू कैन रीप द बेनिफिट of our experienced faculty very early. So you can just enroll in our 1 year course or 2 year course. Additionally, आपके बेनिफिट के लिए हम फ्री ट्रायल के साथ भी आए हैं. तो फ्री ट्रायल क्या है दोस्तों? फ्री ट्रायल में आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी. यू कैन सी हियर नंबर 1 पॉइंट, यू विल गेट एक्सेस टू लाइव क्लासेस विद 1-to-1 इंटरेक्शन. उसके बाद आपको एक्सेस होगा रिकॉर्डेड कॉन्सेप्चुअल वीडियोस के. Then you will have access to topic test, sectional test. At the same time, हम आपको आपके परफॉर्मेंस के बारे में भी इवेल्युएट करके बताएंगे. आपको साइन अप कैसे करना है फ्री ट्रायल के लिए? आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे एक लिंक होगा, उसे आप क्लिक कीजिए, फॉर्म भरिए, एंड देन यू आर सेट टू एक्सेस आवर फ्री ट्रायल कोर्सेज. अब हम आज के लेक्चर की तरफ मूव करते हैं दोस्तों. हम देखते हैं कि व्हाट इज व्हाइट फंगस. So दोस्तों, now naming is very important. Okay, for example, black fungus को हम क्या बुलाते हैं? Black fungus को we call it mucormycosis. White fungus को हम mucormycosis नहीं बुलाते हैं, we call it as candidiasis और candida infection. ये डिफरेंस आप प्लीज ध्यान में रखिएगा कि ब्लैक फंगस को हम म्यूकोरमाइकोसिस बुला रहे हैं और व्हाइट फंगस को कैंडिडियासिस और कैंडिडा इन्फेक्शन बुला रहे हैं. हमने जो लास्ट वीडियो में जब देखा था कि ब्लैक फंगस का मोस्ट ऑफ द सिम्टम्स आर एक्सटर्नल. आंखों के नीचे ब्लैकनेस हो जाएगा, रेडनेस हो जाएगा फेस पे, नोज के आसपास रेडनेस हो जाएगा. ओके, देयर विल बी वोमिटिंग, देयर विल बी स्टमक एक, देयर विल बी चेस्ट पेन, देयर विल बी ब्रीथलेसनेस. ओके, बट व्हाइट फंगस के इन्फेक्शन से जो सिम्टम्स डेवलप होते हैं वो इंटरनल होते हैं, वो कभी एक्सटर्नल नहीं होते. सो द इंटरनल इन्फेक्शंस आर, एज यू कैन सी, व्हाइट पैचेस इन ओरल कैविटीज. ओके, तो आपके मुंह के अंदर आपका जो खाना जहां से जाता है वहां पे व्हाइट पैचेस डेवलप हो जाएंगे इन योर ओरल कैविटीज एंड फूड पाइप. ओके, ये इन्फेक्शन आगे फैल के आपके ब्लड को भी इन्फेक्ट कर सकता है. द थर्ड एंड द वर्स्ट केस ऑफ द व्हाइट फंगस इज दैट इट कैन इन्फेक्ट योर नेल्स, स्किन, स्टमक, किडनीज एंड ब्रेन एज वेल. ओके, अब हम दोस्तों देखते हैं कि येलो फंगस क्या होता है. ओके, नाउ सी, येलो फंगस का नाम भी दूसरा है. येलो फंगस को हम एस्पेरेजिलोसिस कहते हैं, एस्पेरेजिलोसिस या एलर्जिक ब्रोंकोपुल्मोनरी एस्पेरेजिलोसिस. ओके, ये इसका पूरा नाम है येलो फंगस का.
अब ये डेडली क्यों है बाकी दोनों से? बिकॉज इट क्रिएट्स कैविटीज इन लंग्स। पहली बात तो ये है दोस्तों कि ये नॉर्मली सिर्फ एनिमल में पाया जाता है, बट अब ये ह्यूमंस में क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ सप्रेस्ड इम्यूनिटी। जो लोग स्टेरॉइड्स पे बहुत ज्यादा डिपेंड कर रहे हैं टू फाइट कोरोना, उनका इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर हो गया है, एंड देन दे आर वेरी मच प्रोन टू दिस ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस एंड येलो फंगस। ओके, इन दैट व्हाट सी द डेंजर ऑफ येलो फंगस? ये बहुत ही डेंजर होता है दोस्तों। इट क्रिएट्स कैविटीज इन लंग्स, होल पैदा कर देगा लंग में। द नेक्स्ट इज कि देयर आर सिम्टम्स लाइक लॉस ऑफ एपेटाइट, खाने का मन नहीं करेगा, वेट लॉस होगा, और द पेशेंट विल फील लेथार्जी। ओके, अब अगर ये डिजीज को ट्रीट नहीं किया गया एंड दिस डिजीज एडवांस इनटू अ नेक्स्ट स्टेज, तो कंडीशंस और भी वर्स्ट हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल, द पेशेंट विल सफर ऑर्गन फेलियर। अगर उसको पहले से ही वुंड है या घाव है, उसकी हीलिंग काफी स्लो होगी दोस्तों। उसके बाद अगर पस, किसी घाव से पस आना चालू हो जाएगा अपने आप, दैट इज कॉल्ड एज ओजिंग ऑफ पस। एंड देन द लास्ट स्टेज इज नेक्रोसिस। ओके, नेक्रोसिस मींस injury to cell, injury to human cell, and this will lead to death. Okay, so here is the 3 different types of fungal disease which are infecting COVID-19 patient. अब हम दोस्तों बात करते हैं कि इसको हम ठीक कैसे करेंगे। 3 डिफरेंट फंगस है, 3 उनके डिफरेंट नाम है, 3 उनके डिफरेंट सिम्टम्स है। इनका ट्रीटमेंट पर दोस्तों एक ही टाइप से है। पहली बात तो हम प्रिवेंशन पे देखेंगे कि अगर हमें इन्हें प्रिवेंट करना है तो कैसे करेंगे, प्रिवेंशन। और सेकेंड चीज है कि हम कौन सा ड्रग लेंगे इसको ट्रीट करने के लिए। सो आइए दोस्तों देखते हैं उसे। ओके, सो नाउ यू हैव 3। सो इसके लिए जो है हम लोग क्या कर रहे हैं दोस्तों कि एक ही ड्रग हम यूज कर रहे हैं इनके ट्रीटमेंट के लिए, दैट इज कॉल्ड एज एम्फोटेरिसिन बी। ओके, ये ड्रग क्या होता है, क्या प्रॉब्लम आ रही है इस ड्रग को लेके, इसको ट्रीटमेंट में क्या प्रॉब्लम आ रही है, ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है। मैं यहाँ पे रिवाइज कर देता हूँ। द एम्फोटेरिसिन बी, ओके, is available in a form which is not suitable for diabetic patients. Fine, first thing. Second, ये ड्रग की अवेलेबिलिटी अभी पूरी तरीके से हर जगह पे नहीं है। There is a shortage of drug right now going on. Third, हम ब्लैक फंगस या व्हाइट फंगस का ट्रीटमेंट तभी चालू कर सकते हैं इफ द पेशेंट रिकवर्स फ्रॉम कोरोना। जब तक वो कोरोना से रिकवर नहीं करता है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू स्टार्ट द ट्रीटमेंट। सो देयर आर 3 रिलेटेड प्रॉब्लम्स विद ट्रीटिंग द ब्लैक, व्हाइट और येलो फंगस। अब हम आगे चलते हैं। अब हम सीबीआई डायरेक्टर पे आते हैं। ओके, रिसेंटली द सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस, ओके, he put down his foot and he reminded the government of one प्रकाश सिंह जजमेंट in which उन्होंने बोला कि वही ऑफिसर कंसिडर किए जाएंगे सीबीआई डायरेक्टर के लिए जिनका एटलीस्ट 6 मंथ की सर्विस बाकी हो। ओके, 6 मंथ सर्विस जिनका बाकी हो। ओके, दिस वाज द पॉइंट रेज्ड बाय आवर चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना। He said that only those officers will be considered who have at least 6 months of service remaining. Okay, under that conditions, the 2 names proposed by the government were withdrawn and 1 person was finally appointed. तो हम प्रोसीजर देखेंगे कि क्या प्रोसीजर होता है। तो जो अपॉइंटमेंट ऑफ सीबीआई डायरेक्टर होता है वो अपॉइंटमेंट कमिटी करती है। ओके, सो ये अपॉइंटमेंट कमिटी होती है। इसके मेंबर्स कौन कौन से होते हैं ये इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। तो इसके मेंबर्स होते हैं आवर प्राइम मिनिस्टर हु इज अ चेयरमैन ऑफ दिस कमिटी, देन द लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा। अगर लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा नहीं है तो द लीडर ऑफ द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन द अपोजिशन। ओके, फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ रूल दैट for any party to qualify for the leader of opposition in Lok Sabha, they should have at least 10% of the total strength of the house. That 2014 में देखा गया कि from 2014 onwards, no party except BJP is securing at least 10% of the seat in Lok Sabha. So they amended the rule in 2014 and they also said they added a additional clause कि अगर leader of opposition नहीं है
तो लीडर ऑफ द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन द ऑपोजिशन जो होगा, he can be the person, he can be the member of the appointment committee. And the third and very important person is Chief Justice of India. अगर Chief Justice of India नहीं है तो कोई एक ऐसा सुप्रीम कोर्ट का जज who has been recommended by the CJI. Okay, so they are the members of the appointment committee. अब ये अपॉइंटमेंट कमिटी अपने से ही नाम सिलेक्ट नहीं करती है कभी. ओके, अपॉइंटमेंट कमिटी के पास वो नाम सिर्फ जाते हैं जो सिलेक्शन कमिटी क्लियर करती है. ओके, देयर इज अ वन सिलेक्शन कमिटी which first considers the name for the CBI director. So yes, selection committee is chaired by the Central Vigilance Commissioner. Okay, Central Vigilance Commission is a statutory body or a constitutional body. Please write in the comment box. Fine. So this committee nominates the name of the persons who will be appointed as the CBI director to the appointment committee. Okay, so if you just see the procedure, तो पहले selection committee के पास नाम आता है. ओके, सिलेक्शन कमेटी के पास पहले नाम आता है. सिलेक्शन कमेटी के पास ये नाम कौन देता है? डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग. फिर सिलेक्शन कमेटी उस नाम को सिलेक्ट करती है और उसमें से कुछ नाम अपॉइंटमेंट कमेटी को देती है और अपॉइंटमेंट कमेटी फाइनली सिलेक्ट्स वन सीबीआई डायरेक्टर आउट ऑफ दोस नेम. अब हम देखते हैं कि दोस्तों कि अब हम थोड़ा सीबीआई के बारे में जानेंगे कि व्हाट इज दिस सीबीआई, क्या इसका नेचर है. Okay, so see, CBI was set up in the year 1963. It is majorly an anti-corruption body, but it also investigates the case recommended by the government or courts. So it was set up in 1963 based on the recommendation of Santhanam Committee on Prevention of Corruption. It was important that Santhanam Committee recommended the setting up of CBI. अब CBI स्टैट्यूटरी बॉडी है या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है कि क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों कि नॉर्मली वी अंडरस्टैंड दैट सीबीआई के पास पावर इतने हैं तो इट मस्ट बी अ स्टैट्यूटरी बॉडी. पर सीबीआई इज नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी. ओके, सीबीआई के लिए कोई स्पेशल एक्ट नहीं है गवर्नमेंट के पास. तो सीबीआई अपना पावर कहां से डिराइव करती है? कोई तो एक्ट होगा. तो सीबीआई डिराइव्स इट्स पावर फ्रॉम दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946. शॉर्ट फॉर्म में हम इसको DSPE एक्ट भी बुलाते हैं. This act was passed to investigate the corruption charges against the government personnel after the World War II. Okay, so see the year, it is 1946. Okay, so India was still not independent, so it was passed during the colonial era. World War II के बाद जितने ऐसे corruption charges थे उनको investigate करने के लिए ये act हमारे पास पहले से ही था और हमने बस क्या किया कि 1963 में एक ऐसी बॉडी बनाई जो सारे corruption charges को investigate करेगा. Fine. Acha. The next point is that who controls the administration of CBI? Okay, like administrative control matlab providing the officers for CBI. Okay, because CBI is not only run by directors, they need the different officers also. So who recommends the deputation of officers for the CBI? So all these things are looked by the Ministry of Personnel, Public Grievance and Pension. In the comment box, please write down that who is the Minister of Personnel, Public Grievance and पेंशन राइट नाउ इन इंडिया. फाइन. और यहाँ पे एक कंफ्यूजन कभी मत रखना कि सीबीआई इज अंडर प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस और सीबीआई इज अंडर होम मिनिस्ट्री. दे मे बी रिपोर्टिंग टू प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और दे मे बी रिपोर्टिंग टू होम मिनिस्ट्री, बट देयर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन. उसके बाद व्हाट इज द टेन्योर ऑफ सीबीआई डायरेक्टर? सो वंस द सीबीआई डायरेक्टर हैज बीन अपॉइंटेड, ही हैज द सिक्योरिटी ऑफ 2 years अंडर द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003. यहाँ पे एक और चीज ध्यान देने की है दोस्तों कि सीबीआई करप्शन केस के साथ साथ बहुत अदर केसेस को भी इन्वेस्टिगेट करती है. फॉर एग्जांपल मर्डर केस इज देयर और सम स्कैंडल इज देयर, तो हर चीज को वो इन्वेस्टिगेट करती है. सो इफ सीबीआई इज इन्वेस्टिगेटिंग द करप्शन केस, ओके, देन दिस करप्शन केस, ओके, हु ओवरसीज दिस इन्वेस्टिगेशन? करप्शन केस का एडमिनिस्ट्रेशन या आप कह सकते हो ओवरसीइंग फंक्शन सीबीसी के पास है. ओके, अगर सीबीआई इज इन्वेस्टिगेटिंग अ केस विच इज नॉट रिलेटेड टू करप्शन, तब ओके, इफ एनी केस इज नॉट रिलेटेड टू करप्शन देन इट इज ओके ओवरसीन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. फाइन. तो ये डिस्टिंक्शन याद रखिएगा. करप्शन केस है तो वो ओवरऑल अंडर द सुपरविजन ऑफ सीबीसी होता है और अगर कोई और केस है अदर देन करप्शन देन दैट इज अंडर द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट.
अब ये हम एक क्वेश्चन लेते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, that who among the following was appointed as the CBI director as on 26 May 2021. The option A is Rakesh Asthana, option B is Praveen Sinha, option C is Subodh Kumar Jaiswal, option D is YC Modi, answer option E is none of the above. So what will be the correct answer? So let's see the correct answer. So the correct answer is Subodh Kumar Jaiswal. Okay, Subodh Kumar Jaiswal has recently been appointed as the CBI director. So he is the former Maharashtra DGP and 1985 batch IPS officer. Okay, and he was appointed as a CBI director by the appointment committee chaired by our Prime Minister Narendra Modi. Just before being appointed as the CBI director, he was heading the Central Industrial Security Force or CISF. अब हम दोस्तों चलते हैं एक इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज में कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की हम नेमिंग कैसे करते हैं। ओके, सो ट्रॉपिकल साइक्लोन की जो नेमिंग होती है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है। मैं आपको पहले प्रोसीजर समझा देता हूँ। सो सपोज इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द साइक्लोन्स ऑफ नॉर्थ इंडियन ओशियन, ओके, तो जितनी भी कंट्रीज हैं, ओके, हु शेयर देयर बॉर्डर विद नॉर्थ इंडियन ओशियन बेसिन, ओके, they will submit their name, they will submit the name. ओके, ये नेम किसको सबमिट करेंगे? ये नेम सबमिट करेंगे रीजनल मेट्रोलॉजिकल स्पेशलाइज्ड सेंटर या RSMC, रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर को सबमिट करेंगे। ओके, नॉर्थ इंडियन ओशन के लिए RSMC कौन है? which organization is the regional specialized meteorological center for North Indian Ocean? It is Indian Meteorological Department. So it means there are total 13 countries, okay, who are bordering this North Indian Ocean. They submit their names to Indian Meteorological Department. उसके बाद Indian Meteorological Department क्या करेगी? उस नेम को कंट्री के अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से अरेंज करेगी। ओके, तो फॉर एग्जांपल देयर आर 13 कंट्रीज, तो सबसे पहले मान लीजिए बांग्लादेश आ गया, फिर भूटान आ गया। ओके, लाइक दिस वी गो। ओके, so what happens now, once the name has been arranged, okay, so 13 countries, they submit 13 names, so it becomes total 169 names. Fine, एक लिस्ट में 169 नेम होगा। so अब 169 नेम्स को हम कंट्री के हिसाब से अल्फाबेटिकली अरेंज कर देंगे। ओके, तो फॉर एग्जांपल अब क्या आएगा? फाइन, सो लाइक म्यांमार इज देयर। ओके, म्यांमार के बाद ओमन आता है। सो म्यांमार का एक नाम था तौक्ते, ओमन ने एक नाम दिया था यास। सो जब व्हेन द साइक्लोन केम इन अरेबियन सी, ओके, सो इट वाज नेम्ड तौक्ते। तौक्ते के बाद नंबर था यास का, कि अब कोई साइक्लोन अगर होगा नॉर्थ इंडियन ओशियन में तो उसका नाम होगा यास। सो द नेक्स्ट साइक्लोन व्हिच केम इन बे ऑफ बंगाल, इट वाज नेम्ड एज यास। ओके, सो now does every depression or low pressure is named as cyclone? No, एक condition है that cyclones will be named only if the speed of cyclone is more than 63 किलोमीटर पर आवर। अगर इतने इससे ज्यादा स्पीड है तभी साइक्लोन की नेमिंग की जाती है। ओके, उसके बाद these are the questions that who suggested the name Taukte? It was suggested by Myanmar. Who suggested the name Yas? It was suggested by ओमन। ओके, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। फाइन, ओके, अच्छा, देयर इज सेकंड कंडीशन फॉर द नेमिंग। नेमिंग इस तरीके से नहीं होनी चाहिए व्हिच इज प्रमोटिंग एनी पॉलिटिकल पार्टी, व्हिच इज प्रमोटिंग एनी रिलीजन। ओके, इट शुड बी अ न्यूट्रल नेम। व्हाट इट, अब हम अगर वेस्ट की बात करें, द साइक्लोन्स व्हिच आर कमिंग इन पैसिफिक एंड अटलांटिक ओशियन, दे आर नेम्ड बेस्ड ऑन पर्सन्स। ठीक है ना, वहां पे पर्सन्स का नाम चलता है। For example, if you must have heard the name like Katrina, okay, so it's based on person. For example, अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि अब कोई साइक्लोन आया तो उसका नाम क्या होगा? तो उसका नाम होगा, the name has been suggested by Gulab, suggested by Pakistan, and the name suggested by Pakistan is Gulab. तो अब कोई साइक्लोन आया नॉर्थ इंडियन ओशियन में, it will have the name Gulab. Okay, अब ये पाकिस्तान क्यों आएगा? देखिए MNOP अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज्ड है, तो पहले म्यांमार का नाम गया, अब ओमान ने जो नाम दिया वो गया, अब ओ के बाद पी आता है, तो पाकिस्तान अब जो नाम देगा नाउ दैट विल बी गिवन टू द साइक्लोन। नाउ द नेक्स्ट इज न्यू IT गाइडलाइंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा चर्चे में चल रहा है
In February 2021, Government of India came up with the new IT rules. The full name of that IT rule is Information Technology Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code Rules 2021. इसने कुछ न्यू रूल्स सेटअप किए हैं जो मई 26 से फोर्स में आ गए हैं, एनफोर्समेंट हो चुका है उनका. ओके, एंड नाउ व्हाट आर दोस रूल्स एंड व्हाई दे आर इन कॉन्फ्लिक्ट विद व्हाट द व्हाट्सएप एंड फेसबुक आर सेइंग. सो लेट्स सी. सबसे पहला रूल है दैट एवरी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म विल प्रोवाइड फॉर ग्रीवियंस रिड्रेसल and compliance mechanism. For example, if somebody has posted something and it has caused grievance to the people, to the section of the people, okay, and that people complains, so that person should have the channel, so where he or she can go and complain about any post. So what is happening right now? The headquarters of all this Facebook, Twitter, and WhatsApp is not in India. Okay, it is somewhere else. तो वहां पे एक कॉमन सिटीजन पहुंच नहीं सकता है, ओके, टू कंप्लेन अबाउट एनी इश्यूज. ओनली गवर्नमेंट हैज दैट मच पावर टू आस्क देम टू रिमूव सर्टेन पोस्ट. नाउ गवर्नमेंट वांट्स टू मेक इट दैट it should have the local grievance redressal and compliance mechanism, that if the problem is in India, it can be resolved. At the same time, that we need certain officers who are implementing those grievances of the people. So we should have resident grievance officer. मतलब इंडिया में ही grievance officer होना चाहिए. Okay, it should not be like that every time the government is talking with the US executives. Okay, so India में एक resident grievance officer रखो. Then we need a chief compliance officer. Chief compliance officer means that they will comply with the rules of the government and they will report it that how they have complied with the government rules. So we need a chief compliance officer. Then government has mandated that there should be a nodal contact person. As I have already told you, इन सबके headquarters, WhatsApp, Facebook, इन सबका headquarter इंडिया में नहीं है, तो हम contact किसको करें? So we need a contact person who will be called as nodal contact person. Okay, उसके साथ साथ दो rules और हैं कि मंथली रिपोर्ट सबमिट करेंगे ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कि जब फॉर द कंप्लेंट्स व्हिच दे हैव रिसीव्ड फ्रॉम द यूजर्स एंड व्हाट एक्शन दे हैव टेकन. ओके, सो इट इज लाइक अ कंप्लायंस रिपोर्ट कि वेदर यू आर फॉलोइंग द गवर्नमेंट रूल और नॉट. एंड द मोस्ट कंट्रोवर्शियल थिंग व्हिच हैज कम अप, जो जिसकी बात बहुत ज्यादा चल रही है, ये है कि इंस्टेंट मैसेजिंग एप्स लाइक व्हाट्सएप दे शुड मेक अ प्रोविजन टू ट्रैक द फर्स्ट ओरिजिनेटर ऑफ द मैसेज. ओके, फर्स्ट ओरिजिनेटर ऑफ द मैसेज का मतलब मैं आपको समझाता हूं. फॉर एग्जांपल, यू मस्ट हैव सीन इन व्हाट्सएप दैट वी हैव द टेंडेंसी ऑफ फॉरवर्डिंग द मैसेज. इफ द मैसेज इज गुड, तो क्या हो रहा है? द पॉजिटिविटी इज एक्सपांडिंग, फाइन. बट इफ द मैसेज इज फेक और इफ द मैसेज इज सच व्हिच कैन कॉज हार्म और व्हिच कैन लीड टू सिक्योरिटी इश्यूज, तो अब क्या होगा कि वो मैसेज बहुत लोगों के पास पहुंचेगा and it can create a problem in the society. So government wants that instant messaging apps should track the first originator, कि उस मैसेज को सबसे पहले किसने ओरिजिनेट किया और पास किया दूसरे को. ओके, सो दैट द कल्प्रिट कैन बी हेल्ड. अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रहा है? व्हाट्सएप इज सेइंग दैट आई हैव एंड टू एंड इंक्रिप्शन. अब एंड टू एंड इंक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? ओके, तो सपोज हियर इज द सेंडर. ओके, सपोज हियर आर यू एंड यू हैव सेंड द मैसेज टू योर फ्रेंड. ओके, सो ही हैज रिसीव्ड द मैसेज, फाइन. सो only two persons can read this message, the sender and receiver. Nobody in between can read the message, not even the government, not even the WhatsApp. So the WhatsApp is saying that this end-to-end encryption is very important for privacy. And if I want to implement this rule to identify the first originator, then this end-to-end encryption will be broken, and then the privacy of the individual will no longer be held. It will be exposed. So that's the problem being told by WhatsApp. ओके, अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सिर्फ इंडिया ही ऐसी कंट्री है क्या कि जो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया को रेगुलेट करना चाहती है?
So we will see, no, India is not the first country. There are other countries also who have passed the rules and regulations to regulate the social media. उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है यूरोपियन यूनियन. यूरोपियन यूनियन ने रूल बनाया है सोशल मीडिया के लिए that all the social media platforms must delete the extremist content. Okay, they must delete the extremist content within 24 hours. Okay, once it has been reported that it is an extremist content, it has to be removed within 24 hours. Second is that all the data which is generated inside the European Union. Okay, fine. तो अब क्या होगा कि suppose the data is generated in European Union. अब सर्वर्स कहां पे हैं? सर्वर्स आर इन यूएस से. तो इंफॉर्मेशन कहां पे जा रहा है? अल्टीमेटली यूएस से. अब मान लो यूएसए में कोई कंपनी बैठी है which wants the data of the people who are residing in European Union. ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या होगा? This company can tell the social media company to provide them with the data of European Union people. Sorry. Now, how it will benefit the company? Suppose this company is in marketing. Okay. So they will already know that what the people in Europe like and what they dislike. So accordingly, the company can make the strategy and they can launch their product. Okay. But what is happening over here? What is happening? The people in the European Union don't know that the information about them has already been revealed to a company. ओके फाइन. तो यहाँ पे इनकी प्राइवेसी ब्रेक हो गई. तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए देयर इज अ जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, ओके, ऑफ ईयू व्हिच एड्रेसेस द ट्रांसफर ऑफ डेटा, ओके, व्हिच एड्रेसेस द ट्रांसफर ऑफ डेटा आउटसाइड द यूरोपियन यूनियन. कि कौन से डेटा बाहर जाएंगे, किस हिसाब से जाएंगे, कैसे उनका यूज होगा, ऑल दीज आर रेगुलेटेड. एट द सेम टाइम द थर्ड वन इज दैट देयर इज अ कॉपीराइट डायरेक्टिव, okay, which puts the responsibility on social media company. For example, Facebook है, okay, Facebook में कोई ऐसा यूजर है कि that he or she has posted some photo which is protected by the copyright. So it is the responsibility of not that user, it is the responsibility of the Facebook to ensure that such copyright protected materials are not uploaded on the Facebook. अब हम ऑस्ट्रेलिया को देखते हैं कि व्हाट इज द प्रोविजंस इन ऑस्ट्रेलिया. सो ऑस्ट्रेलिया के पास दो एक्ट हैं, एनहांसिंग ऑनलाइन सेफ्टी एक्ट एंड एबोरेंट वायलेंट मटेरियल एक्ट. व्हाट इज एनहांसिंग ऑनलाइन सेफ्टी एक्ट इज डूइंग? दिस एक्ट हैज एस्टैब्लिश्ड अ कमिश्नर एज ई-सेफ्टी कमिश्नर. नाउ ई-सेफ्टी कमिश्नर responsibility is that he can demand that social media platform take down any harassing or abusive content. If there is some abusive content posted on social media, E-Safety Commissioner will ask that social media platform to remove that content. At the same time, there is a Abhorrent Violent Material Act. Okay, इसने क्या किया है? It has introduced the criminal penalties for social media companies and executives. Okay, for example, if some violent material is being uploaded on the Facebook or WhatsApp and is being circulated, okay, so during and the social media platform does not take out that video from the platform, so they can face criminal penalties. The next is Russia. What Russia is doing? Russia has said to Twitter and other social media networks that whatever data is being generated by the Russian users, okay, that has to be stored in Russia. Now just let me discuss what is database. For example, what is database? I tell you. Suppose you buy something on Amazon, okay, so you have generated a data. अब आपने Amazon पे जो खरीदा उसको देख के कोई भी बता सकता है कि आपका प्रेफरेंस क्या है, what thing you like, what you don't like. Okay, so you have generated a data. If you have written something on Facebook, so you have generated a data. Okay, that is called as data, and anybody who goes to this data can predict about you, your preferences, your likes and your dislikes. Okay, so that is called as database. Now coming to Germany, what Germany has done. Germany has passed the NAT2DG Act. What is NAT2DG Act? This is the act which has made mandatory for all social media networks to provide for, first thing, establishing procedure for receiving the complaint. India ने भी किया है, okay. Then removing illegal content within 24 hours after receiving the complaint. European Union ने भी किया है, इधर Germany ने भी किया है. Then
publishing the compliance report after every 24 months. Okay, very much similar to the European Union. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि whatever the Indian government is doing, Indian government is not the first one to implement such rules. Now the question must be coming कि privacy, what will happen to privacy and what will happen to the security. So the government is saying that we are for privacy, okay, at the same time, because social media is used for, can be used negatively also, because government wants that flexibility that if it is used for terror purpose, okay, or some other negative purpose, so government should have the power to catch the culprit and prosecute him. Okay, now this is the question. The right to privacy as the part of the fundamental right was upheld by the Supreme Court in which of the following judgment? Option A is Shreya Shingal versus Union of India. B is Indra Sawhney versus Union of India. C is Justice K.S. Puttaswamy versus Union of India. D is Kehar Singh versus Union of India. E is none of the above. We will see the right answer now. The answer is Justice K.S. Puttaswamy versus Union of India 2017 का ये केस है. केस बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ओके, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया राइट टू प्राइवेसी and which was the fundamental right. The contention of government was that right to privacy is a legal right and can be taken by the government of any act of parliament. But the Supreme Court said no, it is a fundamental right. Okay, and it is protected under Article 14, 19, 21 and the whole part 3 of the Constitution as a whole. That if there is no right to privacy, then there is no meaning of fundamental rights. That was the observation, one of the observation. Very important case. So please pay attention here. Now we will see some quiz. That which of the following state has launched the Rajiv Gandhi Kisan Nyaya Yojana? So give me the correct answer. So let's go to the correct answer. The answer is Chhattisgarh. Okay, Chhattisgarh. So Chhattisgarh has launched the Rajiv Gandhi Kisan Nyaya Yojana. And it is the, what is this scheme is about? The scheme is about the direct benefit transfer scheme. For what? For input subsidy for the farmers. Okay, input subsidy means subsidy for seeds, subsidies for fertilizer. Okay. At the same time, the Chhattisgarh government has also launched Godhan Nyaya Yojana. Godhan Nyaya Yojana for what? For monetizing the cow dung. Okay, whatever cow dung is being produced, okay, the farmers can earn money from that. Now, cow dung is a very rich source for, it can be very rich source for organic manure. Okay. It can also be used for generating biogas. The next question is, was in news, which of the following companies has launched the self-testing kits for COVID-19 in India recently? Option A is Dr. Reddy's Lab, B is DRDO, C is Sun Pharma, D is My Lab Discovery Solutions, E is none of the above. So let's see what is the right answer. So see, the right answer is My Lab Discovery Solution. It is based in Pune and it has launched a self-testing kit for COVID-19. What is the use of this? That it gives result in 15 minutes. Okay, 15 minutes. You don't have to wait for 3 to 4 days as you have seen in RT-PCR test. Okay, and the cost is minimum, just ₹250. Fine, so you can sit at your home, you have this kit, you can just sitting on your home, you can test whether you are COVID positive or COVID negative. The second important thing is that when you will test yourself, okay, your data will be generated in your mobile, which will be directly uploaded to the database of Health Ministry. Okay, it will be directly updated to Health Ministry. Okay, and how it will help the patient? It will enable the patient to start the treatment very early before the COVID progresses to dangerous stage. Okay, now the question, who is the CEO of Prasar Bharati? Okay, see the options, Shashi Shekhar Vempati, Love Kumar, Rajiv Gauba, Amit Khare, or none of the above. Now let's see what is the right answer.
So see, the right answer is Shashi Shekhar Vempati. Shashi Shekhar Vempati. Shashi Shekhar Vempati is the CEO of Prasar Bharati. Now, one thing I want to discuss that why it was in news. Okay, so the Doordarshan has decided to launch an international channel. Okay, an international channel. Okay, so the name and it has not been finalized, but Doordarshan is thinking of launching an international channels on the line of BBC and Al Jazeera. What will be the function of this? Okay, the function of this will be to push or to propagate, you can say, to propagate Indian views. Okay, Indian views on global problems. Okay. Fine. So to push the Indian views internationally, that's why we are going up with DD International. Okay. So that's why this person was in news. Shashi Shekhar Vempati. Fine. Hope you must have enjoyed this lecture. Please like this channel. Please like the video. And I suggest you to go into this description box. There is a Telegram link to the Telegram channel. Please join our Telegram channel for daily updates and daily exercise on English, passage on general current affairs based passages, logical reasoning, mathematics or quantitative aptitude passages. We are daily posting the passages over there. And please subscribe our channel for more videos on English, legal reasoning and legal terminologies, which are very important for your CLAT and other law exams. Thank you.